तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हम लोग का टॉपिक है विदेशी व्यापार को आर्थिक विकास का इंजन क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यापार से देश का विकास संभव होता है तथा देश में समृद्धि आती है। आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार का कार्यभाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं आर्थिक विकास के संबंध को लेकर अर्थशास्त्री एकमत नहीं है। प्रतिष्ठित एवं न प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आर्थिक विकास का इंजन मानते हैं। प्रतिष्ठित एवं न प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विश्वास है कि किसी देश के विकास में विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हेबर्लर एवं केयर्नक्रॉस जैसे अर्थशास्त्रियों ने भी इसी मत का समर्थन करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल उत्पादन को कुशलतम बनाने का ही आय नहीं है, वरन विकास का इंजन भी है। इसके विपरीत राउल प्रेविसमेंट, गुन्नार मिडल सिंगर जैसे अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आर्थिक विकास का अवरोधक घटक मानते हैं। इनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इन देशों के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। फिर भी अर्धविकसित देशों के आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने सहायता पहुंचाई है, जिसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। पहला है वास्तविक आय और पूंजी निर्माण में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत एक देश उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जिसमें उसे तुलनात्मक लाभ होता है, जिसके फलस्वरूप उसकी वास्तविक आय में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रभाव यह होता है कि देश में जो उत्पत्ति के साधन तथा उत्पादन तकनीक पहले से निश्चित रहती है, उसमें परिवर्तन होकर साधनों का वितरण अनुकूलतम हो जाता है, अर्थात उत्पादन अधिक कुशलतापूर्वक होने लगता है। वास्तविक आय में होने वाली वृद्धि पूंजी निर्माण में सहायक होती है तथा पूंजी निर्माण आर्थिक विकास को गतिशील बना सकता है। ठीक है, तो वास्तविक और पूंजी निर्माण में वृद्धि से तात्पर्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी देश, एक देश, ठीक है, जहाँ जो वस्तु बना रहा है उस पर क्या होता है, विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है, यानी कि स्पेशलाइजेशन कर लेता है। वो उस पर पूरा अपना पकड़ बना लेता है और उसी पे मतलब उत्पादन करता है, जिससे कि क्या होता है कि पूंजी निर्माण होता है। ठीक है, और पूंजी निर्माण होता है तो क्या होता है, जो आर्थिक विकास को गतिशील बनाने में सहायक होता है। दूसरा है निर्यात क्षेत्र में होने वाला विकास। किसी भी देश से उत्पत्ति के समस्त क्षेत्रों में एक समान विकास नहीं होता, वरन कुछ क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं जिनसे पहले विकास होता है तथा ये क्षेत्र अन्य उद्योगों को गति प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से गति प्रदान करने में निर्यात क्षेत्र की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जो कि निम्नलिखित है। पहला है विस्तृत बाजार। विदेशों में मांग वृद्धि के कारण देश की विभिन्न वस्तुओं का बाजार विस्तृत होता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को मानना था कि जो देश विदेशों में आज अपना माल बेचने में सफल होता है वह गति से विकास कर सकता है। इससे बड़े पैमाने की बचतें प्राप्त होती है तथा विभिन्न उद्योगों पर इसका विकासात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा इन्होंने पॉइंट दिया, निर्यात उद्योगों का विकास। देश के भीतर बिना सामाजिक पूंजी का विनियोग किए निर्यात का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि विदेशी व्यापार एवं निर्यात नहीं किया जाता तो देश के भीतर ही बाजार को विकसित करने के लिए पर्याप्त परिवहन एवं वितरण की व्यवस्था आवश्यक है, जिसमें काफ़ी मात्रा में विनियोग आवश्यक होता है। किंतु यदि देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश कर लेता है तो उक्त कठिनाइयों का सामना किए बिना ही देश वस्तुओं का निर्यात कर लाभ उठा सकता है। तीसरा है मांग में वृद्धि। निर्यातों के कारण अन्य क्षेत्रों में प्रभावपूर्ण मांग का जन्म होता है, जिसमें विशिष्ट वस्तुओं की मांग बढ़ती है। लुईस का कहना है कि उत्पत्ति के साधनों के लिए घरेलू और निर्यात उद्योगों में प्रतियोगिता होती है, जिससे देश के अन्य उद्योग भी नव प्रवर्तक अपनाते हैं। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है।
ठीक है, तो इन्होंने अपने दूसरे पॉइंट में क्या कहा कि कोई भी देश होता है, ठीक है, जो भी उत्पत्ति करता है तो क्या होता है कि उसका उस देश के अंदर वो जो देश होता है वो अलग अलग क्षेत्र में बटा होता है और वो क्षेत्र में सभी में एक समान दर से वृद्धि नहीं होता है। कुछ देश होता है जो मतलब क्षेत्र होता है जो पहले विकास कर लेता है, ठीक है। तो इन्होंने अपने इसमें पॉइंट्स में बताया कि निर्यात क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपना भूमिका निभाते हैं। पहला बताया विस्तृत बाजार, दूसरा है निर्यात उद्योगों का विकास में वृद्धि। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, आयातों से देश का आर्थिक विकास। अर्ध विकसित देशों को उद्योगों की स्थापना एवं तकनीकी विकास के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है वे पर्याप्त मात्रा में इन देशों में उपलब्ध नहीं होते, अतः विदेशों से इन्हें आयात किया जाता है। इन आयातों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है विकास से संबंधित आयात। पिछड़े देशों में आय में वृद्धि करने के लिए उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना आवश्यक है ताकि ये देश कम से कम अपने उत्पादन संभावना वक्र पर पहुंच सके। वर्तमान स्थिति में बहुत से पिछड़े देश अपने उत्पादन संभावना वक्र के भीतर ही उत्पादन करते हैं। इसे हम चित्र के द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो ये है उत्पादन संभावना वक्र का चित्र से माना कि एक देश का उत्पादन संभावना वक्र mn है तथा वह देश यदि 2 वस्तुओं x और y का उत्पादन कर रहा है तो mn वक्र बताते हैं कि वह इस वक्र के g बिंदु पर उत्पादन कर सकता है, किंतु वास्तव में वह उत्पादन संभावना वक्र के भीतर p बिंदु पर ही उत्पादन करता है, अर्थात देश के समस्त साधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं करता। इसका मुख्य कारण उत्पादन तकनीक का पिछड़ापन है। यदि विदेशों से मशीनें एवं अन्य उपकरणों का आयात किया जाता है तो उत्पादन क्षमता में विस्तार होता है तथा देश न केवल उत्पादन संभावना वक्र पर पहुंच सकता है वरन उसमें परिवर्तन कर उसे दाईं ओर विवर्तित भी कर सकता है, जो देश में उत्पादन क्षमता का विस्तार कर आर्थिक विकास की गति को बढ़ाते हैं। उन्हें विकास संबंधी आयात कहते हैं। दूसरा पॉइंट है निर्वाह अथवा अनुक्षरण आयात। जब अर्ध विकसित देशों में एक निश्चित उत्पादन क्षमता की स्थापना होती है तो उसका पूर्ण प्रयोग करने के लिए निरंतर कच्चे माल एवं मध्यवर्ती वस्तुओं की आवश्यकता होती है जो सदैव अर्ध विकसित देशों में उपलब्ध नहीं हो पाती, अतः इनका विदेशों से आयात किया जाता है। ऐसे आयातों को जो देश की उत्पादन क्षमता का पूर्ण प्रयोग करने के लिए किए जाते हैं निर्वाह आयात कहते हैं। पिछड़े हुए देशों में उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐसे आयातों का बहुत महत्व है। तीसरा है अविस्फीतिकारी आयात। जब अर्ध विकसित देशों में मुद्रा प्रसार के कारण स्फीतिक दशाएं फैल जाती है तो दीर्घकाल में इनका आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में देश में वस्तुओं का आयात किया जाता है जिससे अर्थव्यवस्था में स्थिरता आती है और आर्थिक विकास संभव होता है, अतः इस आयात को इस अस्फीतिकारी आयात कहते हैं। तो ये पॉइंट थर्ड के अंदर था 3 पॉइंट, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट, विदेशी तकनीक की जानकारी से विकास। जे.एस. मिल के अनुसार विदेशी व्यापार से निर्धन देशों को लाभ होता है क्योंकि इसके द्वारा उनकी जानकारी विदेशी तकनीक और कलाओं से होती है। इसके कारण वे अतिरिक्त पूंजी से अधिक दर पर लाभ उठाने लगते हैं तथा इससे विदेशी पूंजी का आयात बढ़ता है जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। विदेशी कलाओं की जानकारी अर्धविकसित देशों के व्यक्तियों में नवीन विचारों को जागृत करके एवं उनकी परंपरागत आदतों को बदलकर उनमें नवीन इच्छाओं, बड़ी आकांक्षाओं तथा दूरदर्शिताओं को जन्म देती है। 5वां पॉइंट है भुगतान संतुलन का आर्थिक विकास पर प्रभाव। भुगतान संतुलन की स्थिति आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध को अच्छी तरह व्यक्त करती है। पिछड़े हुए देश प्रारंभिक स्थिति में निर्यातकों की तुलना में आयात अधिक करते हैं तथा उनका विनियोग बचत की तुलना में अधिक होता है। बचत और विनियोग में जो अंतर होता है उनकी पूर्ति विदेशी पूंजी से की जाती है।
अर्धविकसित देश विदेशों में दीर्घकालीन पूंजी उधार लेते हैं एवं उनका विनियोग बचत से अधिक होता है। विकसित देशों की स्थिति इसके विपरीत होती है। उनकी घरेलू बचत विनियोग से अधिक होती है, जिससे वे पिछड़े हुए देशों को ऋण देते हैं। छठा है समग्र आर्थिक विकास। एच मिंट के अनुसार विदेशी व्यापार आर्थिक उत्पादन के सिद्धांत पर आधारित है, जो श्रम विभाजन की संभावनाओं को बढ़ाता है। इससे मशीनों के प्रयोग को प्रोत्साहन मिलता है और नवप्रवर्तन का प्रयोग संभव होकर गतिशील होता है। इससे श्रम की उत्पादकता बढ़ती है और व्यापार करने वाले समस्त देशों को अधिकतम लाभ मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सातवां है पूंजी संचय एवं बचत क्षमता में वृद्धि। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने विदेशी व्यापार के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए कहा है कि विदेशी व्यापार के फलस्वरूप साधनों का कुशलतम ढंग से प्रयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप वास्तविक आय में वृद्धि के साथ बचत करने की क्षमता भी बढ़ती है। विदेशों से व्यापार करने से बाजार का विस्तार होता है और विनियोग प्रोत्साहित होते हैं। आठवां है व्यापार की शर्तों का आर्थिक विकास पर प्रभाव। अनुकूल व्यापार की शर्तों के फलस्वरूप औद्योगिक और गैर औद्योगिक देशों दोनों को लाभ हुआ है। अर्धविकसित देशों ने विकसित देशों को आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति की है, जिससे वहाँ औद्योगिकरण बढ़ा है, और इसके बदले औद्योगिक देशों ने अर्धविकसित देशों को उपभोग और पूंजीगत वस्तुएं प्रदान की है। विकसित देशों की पूंजी एवं तकनीक ने अर्धविकसित देशों के आर्थिक विकास में बड़ी सहायता की है। इस प्रकार बचतों और बढ़ी हुई उत्पादन संभावनाओं ने प्राथमिक उत्पादन करने वाले देशों में विस्तृत और गहन आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दिया है। नौवां है गतिशील लाभ। हेबरलर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अर्धविकसित देशों को निम्नलिखित 4 गतिशील लाभ प्राप्त होते हैं। पहला है मशीन पूंजी, कच्चे माल, अर्धनिर्मित वस्तुएं तथा अन्य भौतिक साधनों की उपलब्धि। दूसरा है देश में अंतर्राष्ट्रीय विनियोग से पूंजी की प्राप्ति। तीसरा है तकनीकी एवं नवप्रवर्तन के लाभ। चौथा है विदेशी प्रतियोगिता से कुशल एवं अधिक उत्पादन। उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने विशेष रूप से अर्धविकसित देशों के आर्थिक विकास को काफ़ी सहायता पहुंचाई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अनेक ऐसे देशों के विकास को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, जो कि आज विश्व के सबसे अधिक समृद्ध देश समझे जाते हैं, जैसे ब्रिटेन, स्वीडन, डेनमार्क, कनाडा आदि। तो आज का टॉपिक हम लोग का यहीं पे ख़त्म होता है कि विदेशी व्यापार को आर्थिक विकास का इंजन क्यों माना जाता है, या फिर विदेशी व्यापार किस प्रकार से आर्थिक विकास में सहायता करता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके पढ़ाई में काफ़ी हेल्प करे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।